नमस्कार। आपकी डिमांड पर मैं लाया हूं वन शॉट क्लास विद्यापति के पद, क्योंकि विद्यापति के पद थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है और इजीली बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। विद्यापति, उसके काव्य की विशेषताएं, विद्यापति से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सब कुछ इसमें शामिल रहेंगे। साथ ही साथ इनके जो 3 पद हैं और उन 3 पदों में कौन कौन से पद की क्या क्या विशेषता हैं वो हम बहुत ही बेस्ट तरीके से समझने वाले हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये पूरा जो चैप्टर रहेगा वो केवल और केवल संपूर्ण व्याख्या और साथ ही साथ प्रश्न उत्तर को शामिल करते हुए हमने इसे रेडी किया है और एक एक चीज़ को हम कवर करने वाले हैं, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे हैं कि विद्यापति जो है ना, इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। मैथिल भाषा का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहला तो आपको जो चीज याद रखनी है वो ये है, यहाँ से प्रश्न बनता है मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि जाने जाते हैं या विद्यापति का उपनाम क्या है। ठीक है, इनके अगर हम इनके कवि परिचय में हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है वो बीपसी गांव दरभंगा बिहार में हुआ था और इनको उपाधि जो है वो अभिनव जयदेव या मैथिल कोकिल की मिली हुई है। ये दो उनके जो नाम है, उपनाम है, ये याद रखना है। विशेष जो बात है वो ये है, पिछली बार परीक्षा में प्रश्न आया था बोर्ड परीक्षा में, कीर्ति लता और कीर्ति पताका किसकी रचना है। तो ध्यान देना, प्रमुख रचना है पदावली जो मैथिल भाषा में है और कीर्ति लता जो है वो अवहट्ट भाषा में है और इनकी एक और रचना है कीर्ति पताका। कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली, और पदावली से ही इनके जो पद लिए गए हैं। दूसरी इनकी विशेषता है कि इन्होंने श्रृंगार और भक्ति के कवि माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन किया है। तो ये श्रृंगार के कवि हैं। श्रृंगार के 2 पक्ष हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। तो भगवान कृष्ण के प्रेम में, भक्ति में इन्होंने पदों की रचना करी है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं चीजों पर हम बात करेंगे। सबसे पहला जो इनका पद है, प्रथम पद जो है, इसमें एक विरहिणी यानी राधा के विरह का वर्णन करते हुए कवि ने यहाँ पर बात करी है। राधा सबसे पहले अपने प्रीतम के पास अपना संदेश पहुंचाना चाहती है, तो वो इस बात से, इस पंक्ति से शुरू करती है कि के पतिया लई जात रे मोर प्रीतम पास, मेरे इस पत्र को मेरे प्रियतम के पास कौन लेके जाएगा। वो अपना संदेश अपने प्रियतम के पास पहुंचाना चाहती है और यहाँ पे नायिका जो है वो राधा है। राधा का तीव्र विरह का वर्णन इस पद में हुआ है। इस पहले पद में राधा के विरह का वर्णन जो है वो हुआ है। अगला क्या है, भाव क्या है, इस पंक्ति का भाव क्या है कि राधा पूछते हैं मेरा पत्र लेकर प्रियतम यानी कृष्ण के पास कौन जाएगा। इस पंक्ति का अर्थ यह है। और श्री कृष्ण जो है ना वो गोकुल छोड़ करके मथुरा चले गए थे, तो राधा अपना संदेश जो है वो पहुंचाना चाहती है। इस भाव के साथ इस प्रकार से जो है वो कवि मैथिल कोकिल विद्यापति जी ने पहले पद की शुरुआत जो है वो करी है। आगे देखो, अब राधा की दशा क्या है। इसी पहले पद में कवि वर्णन करते करते बताता है कि विरह में राधा का शरीर क्षीण यानी कमजोर हो गया है। तुलना किससे करी है, राधा के इस क्षीण शरीर यानी कमजोर शरीर की तुलना जो है कवि ने पूर्णिमा के चांद से की है। यानी पूर्णिमा का चांद जैसा पीला पड़ गया है, उसके हिसाब से राधा का शरीर भी क्या पड़ गया है, पीला पड़ गया है। आगे कहा है कि वह धरती पर गिर पड़ती है और उठ नहीं पाती है, वो धरती को पकड़ करके बैठ जाती है। ऐसी विरह वेदना में व्याकुल राधा का वर्णन इस पहले पद में हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब दूसरा जो पद है, दूसरे पद में सखी पूछती है कि राधा तुम ये प्रेम 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 की रट लगाए हुए हो, ये क्या है प्रेम, प्रेम कैसा होता है, क्या होता है प्रेम में, प्रेम का अनुभव क्या होता है। तब राधा उस सखी से कहती है कि हे सखी, सखी है कि पूछ सी अनुभव मोय, कि तुम मेरा अनुभव पूछ रही हो कि प्रेम में क्या अनुभव होता है। तो सुनो, तो राधा जो है उस सखी को जवाब देती है। सबसे पहले संदर्भ क्या है कि इस दूसरे हमारा जो पद है इसमें प्रेम के स्वरूप का वर्णन किया गया है। राधा प्रेम के बारे में सखी को बताती है कि प्रेम कैसा होता है। क्यों बताती है, क्योंकि सखी ने पूछा था तो राधा बताती है। भाव क्या है, सखी के पूछने पर राधा कहती है कि प्रेम का अनुभव बताया नहीं जा सकता, प्रेम का वर्णन हम मुख से नहीं कर सकते, प्रेम का वर्णन हम शब्दों से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेम हर पल नया लगता है।
प्रेम प्रतिपल नया होता रहता है, उसके अनुभव को केवल अनुभव किया जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वर्णन करने की चीज नहीं है, ये अनुभव करने की चीज है और हर पल प्रतिपल नया होता है। कुछ उदाहरण भी देती है जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। राधा अपने इस बात के संदर्भ में कुछ उदाहरण देती है। कैसे उदाहरण कि नया कैसे है प्रतिपल, उसका वर्णन कैसे नहीं किया जा सकता। तो प्रेम की अतृप्ति का वर्णन करते हुए राधा क्या कहती है कि जन्म अवधि हम रूप निहारल तिरपित नयन न तिरपित भेल। मैंने पूरी जन्म अवधि, मेरा पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण का रूप देखते देखते जो है वो मैंने निकाल दिया। भगवान कृष्ण के दर्शन करते करते मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो गया, बट फिर भी नयन न तिरपित भेल, फिर भी मेरे नयन अभी भी तृप्त नहीं हुए हैं, मेरी आंखों को अभी भी संतुष्टि नहीं हुई है। मैं चाहती हूं मैं लगातार भगवान का दर्शन करती रहूं, मैं प्रियतम का दर्शन करती रहूं, मैं कृष्ण का दर्शन करती रहूं। ये प्रेम है। अर्थ क्या है कि मैं जन्म जन्मांतर से प्रिय का स्वरूप देख रही हूं, खाली एक जन्म नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर से, और पर फिर भी आंखों को अब भी तृप्ति नहीं हुई है, अब भी मेरी आंखें कृष्ण के दर्शन की प्यासी हैं। इसे प्रेम कहते हैं। और क्या कहती है, लाखों युगों तक हृदय में रखने पर भी मिलन की प्यास अभी बुझी नहीं है, इसे प्रेम कहते हैं। आगे क्या कहती है, आगे कहती है कुसुमित कानन। अब तीसरा पद है, दूसरे पद को देखो संक्षिप्त में, क्योंकि वन शॉट है तो थोड़ा बिल्कुल शॉर्ट में हमने इसे करने की कोशिश करी है, पर हर चीज को, हर पहलू को हमने छुआ है, कुछ भी छूटेगा नहीं। आगे तीसरे पद में यह कहा गया है कि कुसुमित कानन, कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी। अब यहां पे क्या वर्णन हुआ है कि राधा विरह वेदना में इतनी व्याकुल है, इतनी व्याकुल है कि अगर वो किसी वन में खिले हुए फूलों को देख लेती है तो, अब वो तो हर किसी को अच्छे लगते हैं खिले हुए फूल, बट राधा को अच्छे नहीं लगते ना, क्योंकि वो विरह वेदना में व्याकुल है। तो वो किसी वन में खिले हुए फूलों को देख करके अपनी आंखें बंद कर लेती है। संदर्भ क्या है, बसंत ऋतु में विरह वेदना का वर्णन हुआ है। बसंत में जब चारों तरफ फूल खिलते हैं तो ऐसे समय में क्या है कि खिले हुए फूलों यानी कुसुमित कानन को देख करके, कुसुमित कानन, कानन माने वन, कुसुमित माने फूलों से लदा हुआ वन को हेरी मैंने देख करके, कमल मुखी यानी कमलों के जैसे नयनों वाली राधा मूंद ललित दो नयन, वो अपने आंखें मूंद लेती है, अपने नयन जो है वो आंखें बंद कर लेती है। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, आगे बढ़ो। उसके साथ ही साथ और क्या होता है, इसी तीसरे पद में प्रकृति के कष्ट का वर्णन और भी किया हुआ है। न केवल वो फूलों को देख करके अपनी आंखें बंद कर लेती है, बल्कि कोयल की कूक सुन करके वह अपने कान भी बंद कर लेती है। कोयल की कूक तो बड़ी प्यारी होती है, मीठी होती है, बट राधा अभी विरह वेदना में व्याकुल है, वो विरह की आग में जल रही है, और इसीलिए राधा को कोयल की आवाज मीठी नहीं लग रही है, वो अपने दोनों कानों को बंद कर लेती है। आगे कहा है कि कृष्ण के बिना बसंत की सुंदरता उसे आग की तरह जला रही है, और इसीलिए वो अपने कानों को बंद कर लेती है, अपनी आंखों को बंद कर लेती है, और वह धरती पर लौटने लगती है, और इतनी थक चुकी है कि वो धरती से उठ नहीं पाती है। ऐसा वर्णन जो है वो कवि ने यहां पे किया है। अब देखो, अब हम थोड़ा सा इसका प्रश्न ये बन सकता है कि विद्यापति के पदों की अगर मान लो पूछा जाए, इसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, इसका शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो ध्यान रखना शिल्प सौंदर्य में हमेशा रस, गुण, अलंकार, काव्य उसी की बात होती है। अगर हम रस की बात करें, ध्यान देना, तो ये इसमें श्रृंगार रस की बात हुई है, ठीक है, श्रृंगार रस की बात हुई है। लेकिन श्रृंगार के दो पक्ष है, एक वियोग श्रृंगार और एक है संयोग श्रृंगार। एक तो है वियोग श्रृंगार और एक है संयोग श्रृंगार। जहां पर नायक और नायिका के मिलन की बात हो रही है वहां पे संयोग श्रृंगार होता है, और जहां दोनों के बिछुड़ने की बात हो रही है वहां वियोग श्रृंगार होता है। तो अब यहां राधा और कृष्ण के वियोग की बात है, इसलिए आप यहां पे वियोग श्रृंगार की बात करेंगे। तीनों पदों में वियोग श्रृंगार का वर्णन हुआ है। जहां तक गुण की बात है तो यह माधुर्य गुण युक्त रचना है। माधुर्य गुण वहां होता है जब हम किसी काव्य पंक्ति को पढ़ने या सुनने से हमारा हृदय द्रवित हो जाए, हमारा हृदय पिघल जाए, तो वहां माधुर्य गुण होता है। तो यहां पर कोमल कांत पदावली का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है छंद। अब इसमें गे पद हैं क्योंकि इन्हें गाया जा सकता है। तो ये तो हुआ इसका शिल्प सौंदर्य, या पर हम इसे काव्य सौंदर्य कह सकते हैं। और काव्य सौंदर्य में हम भाषा को भी शामिल करते हैं। तो विशेष करके ध्यान देना, ये मैथिल भाषा है और कवि विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली हैं।
विद्यापति की पदावली से उद्धृत है ये पद, साथ ही साथ कोमलकांत पदावली का प्रयोग हुआ है और बिंब योजना अत्यंत सार्थक है। बिंब योजना से तात्पर्य है कि कवि जब हमारे सामने इस प्रकार के शब्द प्रयुक्त करता है कि शब्द चित्रों के माध्यम से एक चित्र उकेर देता है, तो वो काव्य, वो बिंब योजना कहलाती है। अब देखो नेक्स्ट अलंकार कौन कौन से हैं। अगर हम वापस इसी काव्य सौंदर्य में अलंकारों की बात करें तो उपमा अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि कवि ने राधा के चेहरे की तुलना पूर्णिमा के चांद से की है कि पूर्णिमा के चांद के जैसा पीला पड़ गया है। साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार भी है, कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी, हेरी कमलमुखी और फिर नयन न तिरपित भेल। तो अलग अलग जगहों पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। साथ ही साथ यहाँ पे अतिशोक्ति भी है। क्यों? क्योंकि शरीर का चांद जैसा होना, और साथ ही साथ यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश है, जन्म जन्म अवधि हम रूप निहारल तिरपित नयन न तिरपित भेल। तो जन्म जन्म शब्द यहाँ जो है वो आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न जो आपके परीक्षा में इस पाठ से आ सकता है वो ये है कि राधा का शरीर कैसा हो गया था। तो उत्तर लिखना है कि विरह की अधिकता के कारण राधा का शरीर पूर्णिमा की चांद जैसा पीला और क्षीण यानी कमजोर हो गया था। ठीक है, ये राधा का शरीर जो चारों तरफ से इसकी सहेलियां पकड़ करके राधा को भाई आगे ले जा रही हैं। नेक्स्ट देखो दूसरा पद है कि विद्यापति के अनुसार प्रेम क्या है। तो विद्यापति ने राधा के माध्यम से सखी को यह कहलवाया है कि प्रेम क्या है, कि प्रेम जो है वह है जो पुराना होने पर भी हर पल नया लगे और जिससे कभी मन न भरे, मन हमेशा अतृप्त रहे, वो प्रेम है। आगे बढ़ो, और क्या है? और कहा गया अगला प्रश्न कि राधा कान क्यों बंद कर लेती है? क्योंकि राधा कृष्ण के वियोग में विरह वेदना से पीड़ित है और ऐसे समय में कोयल की मधुर कूक विरह में उसे सुख देने की बजाय कष्ट देती है, इसीलिए वह उसे सुनना नहीं चाहती है, इसीलिए वह अपने कान बंद कर लेती है। यहीं से प्रश्न बन सकता है कि वो अपनी आंखें बंद क्यों कर लेती है। तब भी आपको यही चीजें लिखनी है कि फूलों की सुंदरता उसे अच्छी नहीं लगती है बल्कि और ज्यादा वेदना देती है, इसीलिए वो बंद कर देती है। तो देखो ये इस तरीके से हमने ये इस चैप्टर के वन शॉट, और अगर आप कहेंगे ना तो मैं पूरी किताब का हर चैप्टर का एक वन शॉट डाल दूंगा, क्योंकि आप जैसे अलग अलग बच्चे अलग अलग टॉपिक मांगते हैं, इससे बढ़िया रहेगा हम पूरी सीरीज चला लें, पूरे चैप्टर वाइज एक एक करके हम कंप्लीटली पढ़ लें। एक निवेदन आपसे रहेगा कि अगर आप एग्जाम स्ट्रेस से परेशान हैं, तनाव में हैं, चिंता में हैं, एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो हमारा एक चैनल है गेट इंस्पायर्ड टुडे, गेट इंस्पायर्ड टुडे, INSPIRED, गेट इंस्पायर्ड टुडे। इस चैनल पे मैं रोज शाम को 9 बजे जो है वो मैं लाइव आता हूं। आप लोग आइए वहां पे, हम मोटिवेशनल प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, प्रेरक उद्धरणों के माध्यम से, साथ ही साथ आपकी समस्याओं को वहां पे सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो 9 बजे हम डेली उस चैनल पे लाइव आते हैं। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप जरूर वहां पे लाइव आ सकते हैं। इसी के साथ हमारी आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।